बात करते हैं 1943 में शुरू हुए यूको बैंक की। 51,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली यूको बैंक ट्रेजरी ऑपरेशंस, कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग सहित तमाम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब अगर नतीजों पर हम फोकस करें, ब्याज आय 20% बढ़कर आई है, 2380 करोड़ रुपए ये दर्ज हुई है। मुनाफा 27% बढ़कर 640 करोड़ रुपए पर आया है। अच्छी बात यह है कि तीसरी तिमाही में एनपीएस तो घटे हैं, लेकिन आप तिमाही या सालाना आधार पर देखें, प्रोविजनिंग यहाँ पर हमने देखा है कि थोड़ी बढ़ी है। तो नतीजों के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स कौन से रहे हैं, इस पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। आगे एसेट क्वालिटी कैसी रह सकती है, क्या ग्रोथ आउटलुक है, ये सब हम जानेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए आइए जोड़ते हैं कंपनी के यूको बैंक के एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार सर को। मिस्टर कुमार सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले एनआईआई पर फोकस कर लेते हैं। वायवे आधार पे मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। क्या कारण रहा है सर, क्या हाइलाइट्स रहे हैं और आगे का आउटलुक क्या रहेगा इस नंबर को लेकर? धन्यवाद यूको बैंक को अपने चैनल पे समय देने के लिए। आपने देखा यूको बैंक का इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स हैं, हमारा जो नेट प्रॉफिट 639 करोड़ पे आया है, 27% की हमने वृद्धि दर्ज की है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमारा जो डोमेस्टिक है वो 3.4 के आसपास पहुंच गया है, जो 3% था, और ग्लोबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.17 है। और हमारा जो एनआई की ग्रोथ है वो 20% है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसके पीछे हमने हमारी पूरी टीम ने कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंटेन करने में बहुत काम किया है। कासा के ऊपर फोकस रहा है। हमारा कासा रेशियो जो 37 to 38% की रेंज में था, वो हमने मेंटेन किया है। कासा के अंदर हमारा डिप नहीं हुआ है। हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो एक वर्ष पहले 60% से ऊपर थी, वो 55% के आसपास इस टाइम पे आ गई है। तो टीम हर एंगल से, कॉस्ट एंगल से और इनकम एंगल से पूरा काम कर रही है। हमने यील्ड जो अपनी एडवांसेस की है उसको भी इम्प्रूव किया है। पिछले क्वार्टर में जो हमारी यील्ड ऑन एडवांसेस 8.96 थी, वो इस क्वार्टर में 9.06 हुई है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स भी हमारी इस क्वार्टर में 5 बिप्स कम हुई है पिछले क्वार्टर से। तो ये सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ आई। और हमारे जो इम्प्रूवमेंट ग्रॉस एनपीए में जो अब 2.91% पे आ गया, जो पिछली तिमाही में 3.18 था। और लगातार यदि आप देखेंगे पिछले 7-8 क्वार्टर से लगातार ग्रॉस एनपीए कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? हमारी जो रिकवरीज एंड अपग्रेडेशन जो हमारी स्लिपेज से बेटर है। और हमारा इस क्वार्टर में भी हमारी रिकवरी जो है 1064 करोड़ के आसपास है, जो बहुत अच्छी रिकवरी है। इसमें मुख्य कारण रहा भी हमारा जो टीडब्ल्यू की रिकवरी जो 700 करोड़ से ऊपर इस क्वार्टर में हुई है। तो ये सब कारण रहे जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, हर पैरामीटर के अंदर हमारी इंप्रूवमेंट हुई। यहाँ पर स्लिपेज रेशियो का भी जिक्र किया, हमने देखा सिक्वेंशियली नीचे आया है, अभी आपने भी बताया। ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा सर? स्लिपेज रेशियो देखिए, यदि आप एक साल पहले की बात करते हैं तो स्लिपेज रेशियो हमारा 22-23 में 1.75% था। फिर उसके बाद हमारा 1.37% था 23-24 में। तो हमने एक अपने आप टारगेट लिया था कि हमारा जो स्लिपेज रेशियो 1 to 1.25 के बीच में हम रखेंगे। पिछले क्वार्टर में स्लिपेज रेशियो में थोड़ा सा वृद्धि हुई थी क्योंकि एक बड़ा अकाउंट उस टाइम पे एनपीए हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में हमने उसको कंटेन किया है। तो हमारा जो टारगेट स्लिपेज रेशियो 1 to 1.25 के अंदर हम क्वार्टर एंड तक रखने का पूरा हमारा वो प्रयास है। उसी दिशा में हमारे अभी नंबर्स भी हैं। सर, आपने निम्स का भी जिक्र किया था, आगे की ट्रेजेक्ट्री अगर वित्त वर्ष 2026 के लिए देखें तो कैसी दिख रही है सर? देखिए, हमारा ग्लोबल निम का जो हमने एक साल की शुरुआत में हमने पहले 2.90 और 3% के आसपास का हमने टारगेट लिया था। लेकिन इम्प्रूवमेंट जब हमारा 3.03 आ गया तो हमने फिर उसको 3.10 का टारगेट रखा अपना। तो इस क्वार्टर में हमारा जो हमने निम को 3.17 तक हमने ले गए हैं, जो हमारा ग्लोबल निम है। आने वाले समय में क्योंकि रेट कट का साइकिल शायद किसी भी क्वार्टर में आएगा, तो निम्स के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा उसका थोड़ा स्टार्टिंग के कुछ क्वार्टर्स में। तो हमारा जो टारगेट 3 to 3.10, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हमारा निम हम 3 to 3.10 की रेंज में मेंटेन करें।
ओके। सर, अब आपकी ओवरऑल डिपॉजिट्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसे आप कैसे लेवरेज करेंगे? हाउ डू यू प्लान टू लेवरेज दिस फर्दर ग्रोथ के लिए आगे? देखिए, यदि हमारी डिपॉजिट की ग्रोथ देखें आप पिछले 2 क्वार्टर में हमारा 10.57 था, अभी 9.37 है। इस ग्रोथ हमारी एडवांसेस की ग्रोथ से डिपॉजिट की ग्रोथ हमारी एडवांसेस की डिपॉजिट की ग्रोथ से थोड़ा-सा कम है। वो उसके पीछे हमारी स्ट्रैटेजी ये थी क्योंकि हमारा जो सीडी रेशो जो पिछले वर्ष 64-65 रेंज की था, तो हमारा एक टारगेट था कि हम सीडी रेशो को 75% तक लेके जाएँ। तो हमारा ये अनुमान था कि हम 8 से 10% की डिपॉजिट ग्रोथ के साथ अपनी सीडी रेशो 75% तक ले जा सकते हैं। और इस क्वार्टर में हम लोग आज सीडी रेशियो 74.4 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। अब हमारा जो टारगेट रहेगा डिपॉजिट के ऊपर भी एक फोकस रहेगा, रिसोर्सेज रेज करने के लिए फोकस रहेगा। इसके लिए हमने ऑलरेडी जोनल लेवल पे जोनल रिसोर्स टीम्स बनाई हैं, जहां पे वो हमारे जो कस्टमर से कनेक्ट कर रही हैं। हमने टैब बैंकिंग शुरू की है, जहां हमारे जो स्टाफ है कस्टमर के वर्क प्लेस पे जाके उनके बिजनेस प्लेस पे जाके अच्छे सेविंग अकाउंट खोलेगा, करंट अकाउंट खोलेगा। तो रिसोर्सेज के ऊपर हमारा इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में एक अच्छा खासा फोकस रहेगा। हमें उम्मीद है कि डिपॉजिट की ग्रोथ आगे अब बढ़ती जाएगी, जो अभी 9.37 आई है। अब नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स डिपॉजिट की ग्रोथ में भी हम अच्छा खासा उछाल दें। सर, आपने यहाँ पर आगे रेट कट को लेके जिक्र किया। कब तक आपको लगता है सर कि यहाँ आरबीआई की तरफ से कुछ निर्णय निकल कर आ सकता है? अगर इस साल की बात करें या आने वाले वित्त वर्ष की बात करें, क्या उम्मीद आप लेके चल रहे हैं इस बार? ये रेट कट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एमपीसी कमेटी की मीटिंग होती है, जो डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, चाहे ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन हो और आपका लिक्विडिटी हो। तो मेरे मेरे मेरा ये मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हमारी जो एमपीसी कमेटी है, वो एक वो ही एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं पूरे सारे इन पैरामीटर्स का। उसके बेसिस पे दे कम आउट की कब रेट कट साइकिल आएगा। तो मेरे लिए एक प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक होलिस्टिक व्यू लिया जाएगा दैट विल बी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा सर, आपकी क्रेडिट ग्रोथ पर बात करते हैं। हमने देखा कि इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 16 साढ़े 16% की ग्रोथ दर्ज हुई है। किन सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा इस ग्रोथ में योगदान रहा है, और आगे इस पर आउटलुक क्या देंगे सर वित्त वर्ष 2026 के लिए? देखिए, हमारा जो गाइडेंस था 12 to 14% का एडवांसेस का ग्रोथ का गाइडेंस था। हमारी तीनों क्वार्टर में 16% से ज्यादा की ग्रोथ अभी आई है एडवांसेस के अंदर। तो उसके अंदर हमारा जो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, रिटेल, एग्री, एमएसएमई, जिसको हम मिला के रैम सेगमेंट बोलते हैं। रैम सेगमेंट की जो ग्रोथ अराउंड 21% और कॉर्पोरेट की हमारी जो ग्रोथ है वो 14% है। और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारा रैम सेगमेंट इस टाइम 62% है और कॉर्पोरेट 38% है। और रैम के अंदर भी आप देखेंगे तो रिटेल की ग्रोथ जो आई है वो आपकी हमारी जो ग्रोथ है वो हाउसिंग लोन की ग्रोथ से और व्हीकल लोन की ग्रोथ से आई है। हाउसिंग लोन अराउंड 20% की ग्रोथ आई है और व्हीकल लोन में अराउंड 50% प्लस की ग्रोथ आई है। हमारे एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर 20% की ग्रोथ है, एमएसएमई के अंदर अराउंड 13% की ग्रोथ है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है। ये नहीं है अभी एक सेगमेंट को हमने ग्रो किया और दूसरे को नहीं ग्रो किया। तो हर सेगमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके सबके ग्रोथ इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो उसी तरह की ग्रोथ पैटर्न आपको दिखेगा। आने वाले वर्ष के लिए हमारा जो अभी जो 12 to 14% का ग्रोथ टारगेट हमारा था, नेक्स्ट ईयर के लिए हम अपना टारगेट वही 12 to 14% ग्रोथ का रखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम इसको अचीव करें और अचीव करके यदि अपॉर्चुनिटी हो तो हम उसको सरपास करें। सर, ये जिन सेक्टर्स का आपने जिक्र किया, क्या ये सेक्टर्स आगे भी आप कंट्रीब्यूट करता हुआ देख रहे हैं? आपने ऑटो की बात की, एग्रीकल्चर स्पेस की बात की, रियल्टी की बात करी, आपने कहा कि एक टैप सर्विसेज आपने नई शुरू की है। तो क्या इन्हीं सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा, या आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कोई और सेक्टर्स जुड़ते हुए दिखाई देंगे, या जो आप नई सर्विसेज दे रहे हैं उससे कुछ नए कस्टमर्स या एरियाज जुड़ते दिखाई देंगे? देखिए, यदि मैं रिटेल सेगमेंट की बात करूं तो हाउसिंग और व्हीकल लोन ग्रोथ वो एक जो ऐसा व्हीकल है वो चलता ही रहेगा। उसमें हर साल आप पिछले 2 साल 3 साल से देख लीजिए तो अच्छी ग्रोथ आ रही है और डिमांड भी हाउसिंग और व्हीकल के लोन के अंदर अच्छी है।
एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास 2 सेगमेंट जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारा फोकस है, एसएचजी और गोल्ड लोन और एग्री एलाइड एक्टिविटीज़, एग्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। और कॉर्पोरेट के अंदर जो हमने इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में देखा है और जिस तरह से इस टाइम पे मार्केट के अंदर डिमांड है, हमारे पास मेटल्स के प्रपोजल्स हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रपोजल्स हैं, हमारे पास ये आपका डाटा सेंटर एक नया सेक्टर आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स के प्रपोजल है। तो ये सारे सेक्टर्स मेरा अनुमान है कि ये सारे सेक्टर्स में भी आगे चल के इसी तरह की डिमांड आती रहेगी। सर एक आखिरी सवाल, बजट से बस हम कुछ ही दिनों की दूरी पर है, कोई एक्सपेक्टेशन? बजट सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही है। बट ऑफ कोर्स अश्विनी सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। नतीजों पर बात करने के लिए एंड ऑफ कोर्स आगे कंपनी के किस तरह के प्लान्स है, आउटलुक है, वो भी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।